हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होगा, क्योंकि अब सब्जेक्टिव एग्जाम ही होंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो हमने जो कुछ टेस्ट कराए थे, बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कराए थे, उसमें बच्चों की कुछ आंसर शीट की रिव्यू किए हमने, जिसमें हमने ये देखा कि बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं और किस तरीके से आंसर लिखें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा या पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो चलो उनका रिव्यू हम करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहले 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं एक्चुअली। सब्जेक्टिव जो है 21 से 38 तक होंगे हमारे। तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आप ऑप्शन टिक करो, वो सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, बाद के क्वेश्चन जो है, जैसे कि क्वेश्चन ये है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर व्हेन वेयर AED इज एन आर्क। ये एक आर्क दिया हुआ है जो कि सेमी सर्कल है, और ABCD एक रेक्टेंगल है। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना था, तो हम एक शीट देखते हैं जिसमें बच्चे ने किस तरीके से आंसर लिखा है, और उसको देखते हैं कि क्या गलतियां कर रहा है वो। तो ये हमारे पास शीट आई। देखो, सबसे पहली गलती तो ये, जिससे मार्क्स कट सकते हैं। आपको जब भी डायग्राम बनाना है, आप पेंसिल का यूज करो, थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाओ। ठीक है, यहाँ पर ये गलती की है इसने। दूसरी गलती हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो पेरीमीटर निकालना है, तो आपको ऊपर का पार्ट नहीं दिया हुआ था डायग्राम में, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। ऊपर का पार्ट यहाँ पर डायग्राम में हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चे ने क्या किया हुआ है, जब पेरीमीटर निकाला है तो पूरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दिया, जबकि अगर ये 2 बार L है तो 2 बार B नहीं है ना। तो अगर चलो इसने लिख भी दिया तो ये B सब्ट्रैक्ट करके बाद बराबर कर सकता था, पर इसने ये नहीं किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलती हो गई इसके डायग्राम को देखने में, कि इसने ढंग से डायग्राम देखा नहीं और ये गलती कर दी। तो अब इसको सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वो दूसरे बच्चे की किसी आंसर शीट को देखते हैं हम जरा। तो ये अपनी एक आंसर शीट है जिसमें करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। अब इसमें बच्चे ने प्रॉपर डायग्राम बनाया पेंसिल का यूज करते हुए। इसने गिवन भी लिखा हुआ है, देखो आप, कि ये रेक्टेंगल है, इसमें ये साइड्स दी हुई है ना, और डायमीटर दिया हुआ है। सेमी सर्कल है तो इसके लिए डायमीटर हो जाएगा जो कि इस ऑपोजिट के इक्वल होगा। तो ये सारी चीजें वो लिख रहा है ना। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तीनों साइड्स का सम किया, लिख दिया, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर, है ना। इस तरीके से लिखता गया और ये चीजें सही करता गया, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसको उसके पूरे मार्क्स मिल गए हैं। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर डायग्राम लगेगा क्वेश्चन में कि बनाना चाहिए, तो बनाएंगे बिल्कुल पेंसिल का यूज करते हुए। गिवन लिखेंगे, क्या फाइंड करना है, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। फॉर्मूला अगर कोई यूज होना है, जैसे कि यहाँ पर सरकमफेरेंस का यूज होना था सेमी सर्कल का, तो उसने फॉर्मूला लिखा बकायदा, पाई आर, है ना। तो इस तरीके से चीजों को हम लिख सकते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, पर उसका भी हम ध्यान रखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ 2, -3 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। ये इसका एक सॉल्यूशन है, तो ए की वैल्यू फाइंड करो। अब सॉल्यूशन का मतलब हम जानते ही हैं, पुट करना है x और y की जगह ये, और ए की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो बच्चे ने शुरू किया, पुट भी किया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, है ना। पर अब देखो कितनी छोटी सी गलती कर दी बच्चे ने। ये इस 10 को जब इधर लाके सब्ट्रैक्ट किया होगा तो ये माइनस का 8 आना चाहिए था, पर बच्चे ने क्या लिख दिया, -9। तो कितनी छोटी गलती है, बाकी एकदम सही कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक भी हमसे हो जाती है। हमें लगता है कि हमें आता है, पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी गलतियां होती है और अपने मार्क्स खो देते हैं, है ना। तो हम बहुत ईजी पेपर आता है, अगर हम ध्यान से करें, अटेंटिव होके, तो मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा कि सही आंसर किस तरीके से लिखा है बच्चे ने। तो ये अपना क्वेश्चन था, जिसमें अब देखो बच्चे ने कितना बढ़िया लिखा है यहाँ पर कि 2, -3 इसका सॉल्यूशन है। ये गिवन, इसको बोलते हैं कि गिवन जो था वो लिखा उसने, 2, -3 गिवन था हमें कि इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 2 हो गई, ये बात हम जानते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, लिखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब x की जगह उसने पुट किया, ये पुट किया और सॉल्व किया, एकदम सही। तो ये सही आंसर उसका आ गया, जिसको पूरे मार्क्स मिल गए। क्लियर है। तो ये सारी चीजों को का ध्यान रख सकते हैं हम लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 23:22। अब अगर पाथ जो है 5 मीटर वाइड है तो आपको रेडियस बताना है इनर सर्कल का। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीजें दी गई हैं हमें। अब इसको किस तरीके से एक बच्चे ने किया जिसमें गलतियां हुई हैं और किस तरीके से सही किया, वो दोनों को देखेंगे हम एक बार। तो ये अब देखो, यहाँ पर बच्चे ने लिखा, बढ़िया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कि पहले वाले की चलो सर रेडियस R1 हो गई है ना, रेडियस R1 हो गई, और तो सर्कमफेरेंस 2πr1 है ना। अगले की रेडियस R2 तो सर्कमफेरेंस 2πr2 है ना। उसके बाद क्या है, अब रेशो दिया हुआ है, उसका यूज किया, सॉल्व करता गया, पर एक चीज और दी हुई थी कि दोनों के बीच का जो गैप है वो 5 है, जिसका यूज ही नहीं किया उसने कहीं पर। और उसने क्या गलती कर दी कि जो रेशो आया था उसी को रेडियस मान लिया। ये जैसे कि उसने सॉल्व किया तो ये रेशो आया और इसी को इसने रेडियस ले लिया, जिसकी वजह से आंसर गलत हो गया। ये तो रेशो है ना, ये वैल्यू थोड़ी है उसकी, ये दोनों रेडियस के बीच का रेशो दिया हुआ था। तो ये चीज जो यूज करनी थी वो उसने यूज नहीं किया, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कट गए। अब सही आंसर देख लेते हैं एक बार। अब देखो, जैसे सही क्वेश्चन का आंसर जो है, एक तो डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, आप इसमें डायग्राम बना सकते हो, है ना। तो ये डायग्राम बन गया, ठीक। अब इसने यूज किया और ये देखो यहाँ पर वो चीज का यूज किया है कि दोनों रेडियस के बीच का जो गैप था वो 5 था, ठीक है, डिफरेंस जो था वो 5 का था, जिसका यूज किया और फिर उसने उसको सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया और दोनों रेडियस निकाल लिए, ठीक है। इस तरीके से इसको सही करना था। तो ये चीज जो गिवन डेटा, अगर हम गिवन डेटा को ध्यान नहीं रखेंगे, ये गलतियां होती है कि हम गिवन नहीं लिखते हैं, वो मिस हो जाता है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें लगता है इतना ही था, इससे कैसे ही आएगा आंसर, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये गलतियां भी हम करते हैं ना। तो अगर गिवन लिखेंगे तो हमारे को ध्यान रहेगा कि क्या क्या चीजें हैं जिसका यूज मैं कर सकता हूं, है ना। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये फिगर में आपको डी AC पैरेलल दिया है, DC और AP भी पैरेलल दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है BE अपॉन EC जो है वो BC अपॉन CP के इक्वल होगा, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। और ये डायग्राम है, तो चलो जरा देखें किस तरीके से किया है बच्चों ने। तो यहाँ पर जैसे बच्चे ने क्या किया, एक तो डायग्राम नहीं बनाया, ठीक है, ट्राइंगल उठाया BPT यूज करने के लिए। भाई BPT यूज करते हो तो आप कम से कम ये तो बता दो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो। दूसरी चीज ये तो बता दो कि आप जब ट्राइंगल ले रहे हो तो उसमें एक कंडीशन भी तो होती है, किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड हो तभी तो मैं BPT यूज करूंगा। ये भी नहीं बताया हुआ कि कौन सी साइड किसके पैरेलल है कि BPT लगा दी। तो ये सारी चीजें आप ऐसे ही लिखे जा रहे हो ये मान के कि सामने वाले को, यानी जो चेक कर रहा है उसको सब आता है। अरे भाई मेरे को तो आता ही है, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं लिखोगे क्या, है ना। पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको लिखने के ही तो मार्क्स मिलेंगे। अब इन्होंने लिखा ही नहीं है कुछ तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी गलतियां हम करते हैं, हम जल्दी जल्दी में ये सोचते हैं कि हाँ सही तो है, सही तो है, पर ऐसा नहीं होता है। सही है पर लिखने के मार्क्स हैं, ठीक है। भले ही आंसर सही हो लेकिन अगर नहीं लिख रहे हो ठीक से तो उसके मार्क्स कटेंगे आपके, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। अब देखो जरा, अब देखो जैसे इस बच्चे की आंसर शीट हमने देखी तो हमने देखा कि इसने डायग्राम बनाया बकायदा पेंसिल से, गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, जो ट्राइंगल लिया है उसमें पैरेलल बताया है, फिर BPT का यूज किया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम आंसर लिखेंगे एक प्रॉपर वे में तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई हमारे मार्क्स नहीं काट सकता अगर हम सही से लिखें। हम कुछ चीजें छोड़ रहे हैं तो स्टेप्स के ही तो मार्क्स हैं भाई। अगर सही भी होगा तो आपके जैसे मान लो 3 नंबर का है तो आपका आधा नंबर या 1 नंबर काटा जा सकता है इस तरीके से, है ना। तो फिर वो मार्क्स हम खोते हैं बिना बात के, आता हुआ भी। अब देखो इसका जो और वाला पार्ट था, ठीक है, उसमें हम इस तरीके से कर सकते थे इसको, ठीक है, कि ये डायग्राम बन गया, ठीक है।
गिवन लिख लिया, गिवन लिख लिया, फाइंड क्या करना है ये लिख लिया। अब जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, जैसे एंगल सिमिलरिटी यूज करनी है, किया और सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है? इस तरीके से चीजें आपको प्रॉपर वे में लिखनी पड़ेंगी कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है या क्या फाइंड करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हो, है ना। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं बस। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिया है तो ये सारी चीजें यूज की है, तो ये सब आप प्रॉपर वे में लिखोगे, सब्जेक्टिव वे में, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखो क्या है कि प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अब देखो क्या कर सकते थे, बच्चे ने कैसे लिखा है, बच्चे ने क्या किया है, ये देखो जरा, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ, तो ये बच्चे ने सॉल्व करना शुरू किया। अरे भाई प्रूव करना है इसको इसके इक्वल, तो आप LHS सॉल्व कर रहे हो, RHS सॉल्व कर रहे हो, इतना तो लिख दो, है ना। बच्चे ने ये भी नहीं लिखा कि LHS सॉल्व कर रहा है, चलो उसने सॉल्व करना शुरू किया। अब इसने क्या किया, tan स्क्वायर को चेंज कर लिया, ठीक है बढ़िया है, ये भी सही है। यहाँ LCM ले लिया और फिर वापस से सेपरेट कर दिया। अरे तो फायदा क्या होगा, है ना, फायदा क्या होगा। अब यहाँ से आपको आगे सॉल्व करना था, अब बच्चे को समझ ही नहीं आया आगे करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज है, आप देखो ना, फिर आपको आइडेंटिटीज का अगर पता है, आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं ढंग से, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लेकर, है ना। तो बच्चे को आइडेंटिटीज नहीं पता है, तो ये लैक ऑफ नॉलेज हो गया यहाँ तो, ठीक है, बच्चे को आता ही नहीं है। ठीक, अब देखो जरा सही आंसर किस तरीके से लिखा गया है। अब देखो ये बच्चे ने किया, LCM लिया। अब ये देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से प्रूव हो गया। क्लियर है? और इसका एक और पार्ट था, उसमें देखो क्या है, उसको भी समझ लेते हैं साथ के साथ। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें अपने को ये इसके इक्वल प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। अब देखो जरा इसको समझते हैं कि किस तरीके से बच्चे ने किया है। अब देखो ये किया बच्चे ने यहाँ पर इसको सॉल्व कि 1 माइनस साइन थीटा होगा, इसने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इसको सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद उसने छोड़ दिया, अरे भाई इसके इक्वल प्रूव करना है तो ये तो दिखा दो। तो अब ये कैसे आएगा, दोनों को अगर अलग अलग करके लिख देता तो अगली लाइन में यहाँ पहुंच जाता, तो पूरा सॉल्व ही नहीं किया, थोड़ा सा और दिमाग लगा लेता तो हो जाता। ठीक है, तो ये गलती कर दी बच्चे ने यहाँ पर। अब देखो सही आंसर किस तरीके से लिख सकते थे, यहाँ पर एक और देखो क्या गलती की हुई है, इसको भी देख सकते हैं। अब इसने जब मल्टीप्लाई किया है तो 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन ही है, तो ये 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर होना था ना, यहाँ पर इसने ये गलती कर दी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, बच्चे को लगता है मुझे आता है, लेकिन ध्यान नहीं देने की वजह से, है ना, फोकस नहीं था यहाँ पर उसका, और उसने जल्दीबाजी में ये कर दिया और ये हो गई गलती। ठीक है, तो देखो अब इसको देख लेते हैं एक बार। ये जब इसने किया तो ये होल स्क्वायर आना था, बिल्कुल देखो बाकायदा होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब नीचे स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हटा दिया। और ये जैसा कि पहले वाले में हमने गलती देखी थी कि उसने यहीं पे छोड़ दिया था, सेपरेट नहीं किया था, इसने देखो दोनों को सेपरेट किया और 1 बाय कॉस सेक साइन बाय कॉस टेन, ये हो गया प्रूफ। इस तरीके से कर सकते थे हम इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 प्लस रूट 2, हमें इसमें प्रूव करना है 3 प्लस रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है, और वाले में 5 रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना था। दोनों को समझते हैं फटाफट से। देखो जरा यहां पर बच्चे ने शुरू किया 3 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना, तो उसने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि 3 प्लस रूट 2 रेशनल नंबर है, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो पी और क्यू को प्राइम होंगे, और ये भी लिखना पड़ेगा हमें कि क्यू यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसने छोड़ दिया। अब देखो ये किया, इसको इधर भेजा, फिर क्या कहता है कि RHS जो है रेशनल नंबर है, तो इस, और LHS क्या है, इरेशनल नंबर है रूट 2, तो LHS RHS, भाई रूट 2 इरेशनल है वो मैं जानता हूं, लेकिन आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं मानेंगे तो, है ना। उसने प्रूव नहीं किया, ऐसे ही यहीं तक छोड़ दिया,
तो अब ये सॉल्यूशन सही नहीं माना जाएगा, है ना। और इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी सेम चीज, आप भाई √2 को प्रूव तो करो कि इरेशनल है ना। √2 को इरेशनल प्रूव ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं कि हाँ ये रैशनल है तो ये इरेशनल है, तो यानी कि ये रैशनल नहीं होना चाहिए, 5√2 को रैशनल नहीं होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। ऐसे नहीं, आपको √2 को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये सही आंसर जो किस तरीके से लिखा गया है कि भाई मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल है तो a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब √2 को सेपरेट कर लिया, यहाँ आ गए। अब उसका कहना है कि √2 जो है रैशनल नंबर के इक्वल है, लेकिन √2 इरेशनल होता है। पर उसने फिर प्रूव करके दिखाया कि क्यों होता है, ये √2 को इरेशनल प्रूव किया है बच्चे ने, है ना, जिसकी वजह से इसको पूरे मार्क्स मिले। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, है ना, अपॉन sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा इक्वल टू cot थीटा। अभी हमें प्रूव करना है, ठीक। तो देखो किस तरीके से किया है बच्चों ने। अब यहाँ बच्चे ने इसको सॉल्व करना शुरू किया। अरे भाई आपको ये प्रूव करना था, है ना, ये क्या करना था, आपको प्रूव करना था। अब प्रूव करना है तो आप LHS और RHS को इक्वल लेके थोड़ी चल सकते हो। आप किसी एक को उठाओगे, उसको सॉल्व करते करते किसी दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाओगे। अब यहाँ बच्चे ने क्या किया, दोनों को इक्वल ले लिया, दोनों इक्वल लेके चलता जा रहा, और दोनों में जब cot थीटा है उसको काट भी दिया। ऐसे थोड़ी होता है, आपको LHS और RHS इक्वल दिए नहीं गए हैं, आपको प्रूव कर साबित करना है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो यानी या तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ पहुंचो या इसको सॉल्व करके यहाँ पहुंचो, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये गलती कर रहे हैं बच्चे, ठीक। अब इसको सही कैसे कर सकते हैं वो देखो। अब ये बच्चे ने क्या किया, इस क्वेश्चन को लिया, LHS लिखा, क्योंकि वो LHS को सॉल्व कर रहा है, उसने LHS लिखा, LHS को सॉल्व करना शुरू किया, जो भी कॉमन आया कॉमन ले लिया, cos, नीचे साइन कॉमन आ गया, है ना। और फिर भाई cos स्क्वायर, आपने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसने नीचे वाले साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया। अब ये दोनों सेम बन गए होंगे, है ना, फिर वो दोनों को काट देगा और cos अपॉन साइन cot होता है, RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में जो भी आइडेंटिटी आप यूज करते हो वो लिखो वहां पर, है ना। क्लियर? तो ऐसे करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि ऑल द जैक्स, क्वींस एंड किंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, जिसमें से जैक, क्वीन और किंग सबको हटा दिया, यानी कि ये फेस कार्ड ही तो होते हैं, है ना, फेस कार्ड हटा दिए। और फेस कार्ड कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, है ना, 12 फेस कार्ड होते हैं, 3-3-3। क्लियर है? तो ये हटा दिए। अब बाकी के बचे हुए कार्ड्स में से उनको वेल शफल करके एक कार्ड निकाला है। अब क्या कह रहा है, एस को वैल्यू 1 दी और सिमिलरली बाकियों को वैल्यू देते गए। तो आपको बताना है उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी जिस पर 7 लिखा हो, ठीक है। तो भाई देखो 4 सूट होते हैं, आप जानते ही हो, है ना, 4 सूट होते हैं। अब देखो इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको एक कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई 4 सूट होते हैं। अब उसमें भी क्या क्या होता है, 4 सूट में वो भी 13-13 के सेट होते हैं, जिसमें से हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो यानी कि 10-10 के ही सेट बचे अब, क्योंकि वो 12 तो हमने निकाल लिए 3-3 करके सब में से। अब 10-10 में से एक से लेकर, तो एक बार 7 इसमें आएगा, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो मुझे दिख गया 4 ही 7 होंगे। तो 4 बाई टोटल कितने कार्ड्स हैं, 40। तो 4 बाई 40 अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको लिखना कैसे है वो समझना है, मेन आंसर निकालना सबको आ रहा है बच्चों को, है ना, लिखना कैसे है वो समझना है। अब देखो जैसे ये बच्चा है, भाई उनने लिख दिया पहले का आंसर ये होगा, दूसरे का ये होगा, तीसरे का, अरे भाई कैसे होगा ये तो बता दे। जैसे मैंने अभी आंसर समझाते टाइम लिखा ना, क्यों होगा, क्योंकि टोटल 52 होते हैं, आपने 12 हटा दिए तो 40 बचे, 40 में से भी हर एक सेट में एक एक 7 मिलेगा। तो ये सारी चीजें बताओ तो सही, सामने वाले को सपना थोड़ी आ रहा है कि ये कैसे आया,
भाई जैसे भी आया सही है, ऐसे थोड़ी होता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव का मतलब यही था, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पेपर ही नहीं ले लेते कि भाई जब आंसर ही टिक करना है तो ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना आना चाहिए, सामने वाले को समझाना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो जरा किस तरीके से कर सकते थे इसको सही। अब यहां पर इस बच्चे ने किया है कि अगर इन सबको रिमूव कर दिया तो ये 12 होते हैं, है ना। देखो 3-3 के चारों सूट से निकाल लिए तो 12, तो टोटल कार्ड्स कितने बचे 40। ये बच्चे ने एक्सप्लेन किया पूरा प्रॉपर तरीके से। अब ठीक है आगे बढ़ते हैं, 7 की बात करते हैं। इन वन टाइप अगर ओनली वन, है ना, हर एक टाइप में एक एक 7 होता है, तो इस तरीके से चारों सेट में 4 7 हो जाएंगे। तो अब 7 कितने हैं टोटल 4, और टोटल कार्ड्स कितने बचे 40। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, उसको यूज किया तो 1/10 अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से लिखा एकदम। आंसर उसका भी वही आया था 0.1, है ना। लेकिन अब उसको कैसे मार्क्स दे दे बताओ जरा, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, कहां से आया पता नहीं। भाई सामने वाला जो चेक कर रहा है उसको तो ये देखना है ना आपका आंसर कैसे आया। अब भाई ऐसे तो मैं अगला क्वेश्चन, मान लो कोई सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, उसका सीधा आंसर ही लिख दूं, तो ये थोड़ी ना कि सही हो गया। भाई तुम किसी से भी आंसर टेप के लिख दो, प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसे नहीं होगा। अब इसी तरह जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था, सेकंड पार्ट में निकालना था ग्रेटर देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 8 9 10, अब 8 भी 4 बार होंगे, 9 भी 4 बार, 10 भी 4 बार। तो ये प्रॉपर तरीके से बच्चे ने लिखा है, ठीक है। तो ये कितने कितने हो गए देखो हर एक में, तो ये आ गया अपना, और ये टोटल, है ना, ये अपॉन टोटल कर दिया और इसका आंसर आ गया। तो ये प्रॉपर तरीके से लिखने पे आप पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहां पर है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस तरीके से ए और बी बोल रहा है, जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, और हमें फाइंड क्या करना है, वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 2a + 3b एंड 3a + 2b हो, ठीक है, वो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं ये देखते हैं एक बार। अब देखो जैसे ये किसी बच्चे ने किया है, इसका आंसर देखते हैं एक बार। इसने कहा कि ये भाई पॉलिनोमियल है अपने पास, अल्फा बीटा 0 है। अब देखो क्वेश्चन में अगर ए बी दिया जा रहा है तो ए बी ही ले लो ना, क्या दिक्कत है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, पर ठीक है आपने अल्फा बीटा लिया, लेकिन आपको बाद में चेंज करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो वो बोलेगा कि मेरे ए बी देने का फायदा ही क्या है, जब तुम्हें अपनी ही मर्जी चलानी है तो, है ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं हम लोग वहां पर। तो उसने सम ऑफ जीरोज ठीक लगाया, ये भी ठीक है। अब वो कह रहा है कि पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 2α + 3β और 3α + 2β हैं, तो उसके हिसाब से उसने सॉल्व करना शुरू किया और ये चीजें निकाली। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब मुद्दा उठता है कि अल्फा प्लस बीटा कहां से आया। भाई सम ऑफ जीरोज मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, पर तुम लिख तो दो, इतना तो कर दो, है ना। बिना लिखे हम, मुझे सब पता है, सामने जो चेक करने बैठा उसको सब कुछ आता है, पर उसको ये देखना है कि आपको कितना आता है, आप कैसे अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आप लिखो तो सही, तभी तो नंबर देगा वो। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू थी, वो मुझे पता था कि कहां से उसने उठा के लिखी है, लेकिन उसको लिखो तो सही कि हाँ, जैसे इसने सॉल्व किया तो 13 अल्फा बीटा है, ये वैल्यू उठा के यहाँ से लिख देगा वो। पर उसने यही नहीं लिखा कि अल्फा बीटा 7/2 है, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी गलतियां जो आप कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि यार आता होगा सामने वाले को, तो ठीक है इतना तो समझ ही जाएगा, सब समझ जाएगा, लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे नंबर नहीं मिलते, ठीक। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा लिख दिया है, ठीक है। अब जब वैल्यू पुट करेगा तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अच्छा ये थी अल्फा इंटू बीटा की। तो ये छोटी छोटी गलतियां ना करें, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। बस सामने वाले का दिल बड़ा हो तो नहीं भी काटेगा, ठीक है, लेकिन काट भी लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने नहीं लिखा है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में लिखें आंसर्स को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें PQ दिया हुआ है 12, QR दिया हुआ है 5, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस है X। PQR उसके अंदर, PQR के अंदर इंस्क्राइब्ड है, X की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं।
अब ये यहाँ पर बच्चे ने क्या किया उसको समझ लेते हैं एक बारी पहले। ये डायग्राम बना दिया बढ़िया, पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये दिया है, चलो ठीक है भाई। ए डी, अब इसने कहा ए डी, कहाँ है ए डी, चलो ए क्यू लिखना चाह रहा है वो कि ए क्यू और बी है ना, ए क्यू बी क्यू बराबर है ए बी, ये बराबर है इसने लिख दिया, पर क्यों लिखा ये तो कैसे समझ में आएगा कि क्यों बराबर है। भाई ए क्यू बी क्यू बराबर है, चलो मैंने मान लिया बराबर है, कैसे बराबर है नहीं पता, आपको लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो भैया लिख तो दो कि हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लिखने में क्या जा रहा है ना, तो ये लिखो तो सही। ये स्क्वायर बन जाएगा, चलो एक बार को मैंने मान भी लिया, पर रीजन कहाँ है, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ये बताओ तो सही। इसी चीज के लिए तो ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना मार्क्स ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नहीं लिखा उसने, अब इसको सही तरीके से कैसे लिख सकते थे ये देख लो। जैसे ये बच्चे ने लिया यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो उसने डायग्राम चलो बनाया है, गिवन लिख दिया है ना। अब देखो यहाँ पर पी सी पी ए बराबर होंगे, ए क्यू बी क्यू बराबर होंगे, तो ये चीजें लिखी हैं विद रीजन कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं, इस वजह से बराबर है, चलो ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, इस तरीके से लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, वैल्यू निकाली, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो फिर अब ये स्क्वायर क्यों बनेगा ये समझ लो, क्योंकि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 होगा, ये देखो इसने यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, कि एंगल ए विल बी इक्वल टू 90, क्यों, क्योंकि रेडियस को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90, ठीक है, इसी तरह ये भी 90, फिर ये भी 90 और एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, है ना, तो जाके एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर, है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से कर सकते थे इसको प्रॉपर्ली। अब देखो इसका एक और वाला पार्ट भी था, उसको भी समझ लेते हैं कि पैरेललोग्राम की सारी साइड्स एक सर्कल को टच कर रही हैं, तो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा, ये अपने को बताना है। अब देखो बच्चे ने क्या किया, डायग्राम बनाया, ठीक है, फिर लिख दिया उसने कि ये बराबर होगा, यानी कि पी बी और बी आर बराबर होगा, चलो ठीक है बराबर है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, क्या पॉइंट, ये पूरी बात तो लिख दो भाई कि क्यों, है ना, नहीं लिखा, ठीक है। ये ए बी प्लस सी डी ए सी प्लस बी डी आया, कैसे आया भाई, ऐड करके आएगा, मैं जानता हूं, पर लिख तो दो कि भाई इन सबको ऐड किया तो आया, ठीक। और इसके बाद उसने सीधा लिख दिया रोम्बस है, कैसे रोम्बस है भाई, रोम्बस के लिए आपको एडजेसेंट साइड इक्वल शो करनी पड़ेंगी, ये भी तो लिख करना पड़ेगा, किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, है ना। तो ये सारी चीजें जो कि गलतियां होती है कि हम कुछ लिखते हैं उसके साथ का रीजन क्या है होना चाहिए वो नहीं लिखा, भाई इनको ऐड करना है, जानता वो भी होगा, लेकिन लिखना नहीं, लिखना उसको अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों नहीं लगा, लिखना चाहिए था कि इन सभी को ऐड किया तो जाके ये आया, है ना, इस तरीके से। तो अब देखो एक सही आंसर भी देखें जरा किस तरीके से लिखा गया है, देखो जरा, ये बच्चे ने डायग्राम बनाया, ठीक है, यहाँ पर क्या साबित करना है, प्रूफ करना है, वो लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये भी लिख लिया उसने। अब एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इक्वल लेंथ के होंगे, ये लिख लिया। इन सबको ऐड किया तो ये बना, यानी ये बन गया, ठीक है। और एडजेसेंट ऑपोजिट साइड इक्वल थी तो उनको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, और ये कट के एडजेसेंट साइड इक्वल आ गए तो हो गया रोम्बस, समझ गए। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में लिखा और आंसर सही हो गया, सही है, कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। अब जैसे ये अपने पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना है, x और y निकालना है। 152x माइनस 378y इक्वल टू -74, माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू -604। हमें इसको सॉल्व करके क्या बताना है, x और y की वैल्यूज बतानी है। तो
आपको ध्यान रखना है पहली बात तो, जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ 152 है, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट है, यहाँ y का कोफिशिएंट 378 है, यहाँ x का कोफिशिएंट है ना। तो जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तो कुछ नहीं करना होता, एक बार दोनों को ऐड कर दो इक्वेशंस को, एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ऐड करोगे तो भी x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, सही है, फिर उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये बात किसी को पता है तो आसानी से कर सकता है, जैसे इस बच्चे को नहीं पता थी, इसने क्या करना शुरू किया, कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए 152 से मल्टीप्लाई किया एक को 378 से, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ गए और फिर कैलकुलेशन में गलती हो गई, जो कि होनी ही थी, है ना। अब जिस बच्चे को इसका प्रोसीजर पता है वो देखो कितनी आसानी से इसको सही से कर सकता है। बच्चे को पता था कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए, एक बार दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से फायदा क्या होता है, देखो सेम बन गया, सेम बन गया। अब इधर से वो कॉमन लेते ही देखो कितनी छोटी सी इक्वेशन बन गई कि x + y = 3, सही है क्या। और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करते ही देखो 530 आ गया, सेम आ गए, और ये इक्वेशन देखो कितनी सिंपल सी बन गई, x - y = 1। अब इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, दोनों को ऐड किया, सॉल्व कर दिया, x और y की वैल्यू आ गई। तो जिसको ये बात पता है वो कितनी आसानी से कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, सही वो भी हो जाता, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी बच्चे ने जो किया वो सही हो जाता कोफिशिएंट इक्वेट करके, पर उसने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते तो भी बच्चे का आंसर आ जाता, बस ये है थोड़ा सा टाइम लगता, 5-10 मिनट भी लग सकते थे, ठीक है, आ जाता आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, नेक्स्ट है कि अ सेलर गोज 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 hours। भाई 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है 2 hours में, और रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 hours, वापस आ जाता है 3 घंटे में, ठीक। तो स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में और स्पीड बतानी है करंट की, सेलर की स्पीड और करंट की स्पीड, दोनों चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो देखो जरा बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो जैसे इन्होंने करना शुरू किया, इन्होंने कहा 12/x + y = 2। भैया x + y क्या है पता नहीं है ना, बस कुछ तो है, उन्होंने कर दिया। अब भाई इतना तो बता दो कि x किसकी स्पीड है, किसकी स्पीड है x, ये भी नहीं बताया, y किसकी स्पीड है ये भी नहीं बताया। कम से कम भाई सामने जो चेक कर रहा है उसको पता तो हो कि x और y चीज है क्या। तुमने x और y निकाल दिया बाद में, ये भी नहीं पता है क्या चीज। भाई पता तो हो तो आप इतना तो लिख सकते हो, लेट स्पीड ऑफ सेलर इज x km/h, लेट स्पीड ऑफ करंट इज y km/h। तो इतना इंफॉर्मेशन तो दो, है ना। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी ये लिख सकते हो, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी ये चीजें लिख सकते हो। तो ये लिख नहीं रहे हो, देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने अपस्ट्रीम स्पीड बता दी x - y है, उसमें भी स्पीड नहीं लिखी, अपस्ट्रीम लिख दिया बस, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड नहीं बताई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं, ठीक। अब यहाँ पर सही आंसर देखें एक बार, इन्होंने कहा भाई x km/h सेलर की स्पीड हो गई, y km/h उसकी स्पीड हो गई, ठीक। और फिर यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज किया और इसको सॉल्व करना शुरू किया और ये अपने आंसर आ गया ना। तो यहाँ पर ये चीजें मेंशन कर सकते हैं हम कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, x + y km/h है ना, अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, ये सारी चीजें भी हम मेंशन कर सकते हैं, x - y km/h है ना, ये चीजें हम मेंशन करेंगे तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से करेंगे तो आंसर जो है सही है, लेकिन मार्क्स नहीं कटेंगे अपने, है ना, मार्क्स काटने के चांसेस हो जाते हैं फिर। पर इसमें हमें पता होगा कि x + y आया कहाँ से, ठीक है, अच्छा डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ओके, तो ये लिखी हुई है आपने, है ना, तो कटेंगे नहीं मार्क्स, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अमित टेक्स 2 hours। अमित ने 2 घंटे लिए, वो भी किससे, सुरेश से 2 घंटे, अमित टेक्स 2 hours मोर देन सुरेश, सुरेश से 2 घंटे ज्यादा लिए, ठीक है। इफ अमित डबल्स हिज स्पीड, अगर अमित अपनी स्पीड डबल कर दे तो ही वुड टेक 1 hour लेस देन सुरेश।
तो सुरेश से 1 घंटा कम लेगा, फिर पहले 2 घंटे ज्यादा लेता था, अब 1 घंटे कम में ही आ जाएगा। तो बताओ अमित की स्पीड क्या है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को करते हैं जरा। अब यहाँ पर किसी बच्चे ने शुरू किया इसको सॉल्व करना। उसने बोला अमित की स्पीड a है, सुरेश की स्पीड s है, 30/a 30/s, ये तो ठीक है, टाइम टेकन है ना। फिर उसके हिसाब से पहले 2 घंटे ज्यादा लगते थे, यूज कर लिया, सब कुछ सही चल रहा है। पर अब उसको पता नहीं क्या हुआ, फ्रैक्शन में आए उसके जब वेरिएबल, तो उसको सॉल्व करना ही नहीं आया, उसने छोड़ दिया, इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, फिर प्रॉपर आंसर आया नहीं, जिस वजह से उसके मार्क्स कट गए। ठीक है, अब सही तरीके से भी कर सकते थे, बस यही है बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, सॉल्व सही से किया। अब देखो यहाँ पर ये बच्चे ने किया कि भाई डिस्टेंस दिया था, मान लेते हैं कि जो टाइम लगा है सुरेश को उसको कंप्लीट करने में वो TR है, तो उस वजह से सुरेश की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 30/t फॉर्मूला मेंशन किया। देखो यहाँ पर t+2 है, 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो 30/t+2 उसकी स्पीड है। नेक्स्ट केस में जब वो बोल रहा है कि अमित की स्पीड को डबल कर दिया, ठीक है, तो ये स्पीड हो गई। तो अब अमित टाइम जो ले रहा है, कितना ले रहा है, इससे 1 घंटा कम, तो t-1 लेता है। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से इसको फॉर्मूला अप्लाई किया और ये आंसर आ गया, बिल्कुल सही है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अपना 33। ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ था जिसमें AB और CD पैरेलल हैं, PQ 2 पॉइंट थे AD और BC पर, और PQ और DC भी पैरेलल थे। PD की लेंथ दी हुई है, BQ की लेंथ दी हुई है, QC की लेंथ भी दी है, आपको AD फाइंड करना है। ठीक है, AD फाइंड करना है। तो देखो कैसे कर सकते थे, बच्चों ने क्या किया है। देखो बच्चे ने डायग्राम बनाया, बढ़िया, ट्रेपीजियम है, गिवन लिख दिया, फाइंड क्या करना है लिख दिया, सब लिख दिया, सब सही चल रहा है एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। अब देखो AP निकाल दिया, पर उसके बाद उसको समझ नहीं आया कि क्या करें कि AD भी आ जाए, है ना। तो आगे सॉल्व करना नहीं आया उसको, जिसकी वजह से उसके मार्क्स थोड़े से कट गए। लेकिन देखो प्रॉपर लिखता जा रहा था, तो उसको 4.5 नंबर यहाँ मिले हुए हैं। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 4.5 नंबर मिले हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो मार्क्स उसको मिलेंगे अगर उसके स्टेप्स सही हैं तो। पर हाँ ठीक है, यहाँ पर तो उसका थोड़ा सा नॉलेज की कमी है, या तो उसको देखने में गलती हो गई हो, है ना। उसको लगा हो कि भाई AP ही फाइंड करना था और उसने लाके छोड़ दिया कि हाँ भाई मेरा AP आ गया, देयरफॉर उसने बोल भी दिया कि देयरफॉर AP इज 42। पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था कि AP नहीं AD पूछा हुआ था, तो ये गलती हो गई, है ना। तो यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां हैं, नहीं तो बच्चे को आता था, बच्चा एकदम सही कर रहा था, पर उसको लगा कि AP ही फाइंड करना और AP फाइंड करके छोड़ दिया। ठीक, तो ये अगर ध्यान दिया होता तो ये गलती नहीं होती। तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है चीजों का कि आपको क्या निकालना है। एक बार हम मैच कर सकते हैं कि अच्छा यही पूछा था, कि हाँ ठीक है, 1 सेकंड लगता है, कुछ नहीं लगता टाइम, है ना। अब देखो यहाँ पर जब बच्चे ने किया है भाई, गिवन टू प्रूव डायग्राम है ना, सब कुछ है, ये यूज किया BPT का, है ना, ट्राइंगल लिया, पैरेलल लिया, देखो प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया, AP आ गया। फिर यहाँ पर उसने ध्यान रखते हुए AD निकाला हुआ है 60 सेंटीमीटर, है ना, क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें एक टॉय है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट वन एंड विद अ हेमिस्फेयर ऑन द अदर एंड, the height and the radius of the base are 15 and 6 respectively. The radius of the hemisphere and cylinder are same. Calculate the total surface area and the total volume of the toy if the toy is painted at the rate of this, then find the cost of painting the toy. वॉल्यूम भी निकालना है और पेंटिंग की कॉस्ट भी निकालनी है, क्लियर है। तो देखो जरा कैसे किया है बच्चों ने, समझते हैं एक बार। अब यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चों की रही है इस क्वेश्चन के लिए खासतर। अब देखो क्या किया है, अब उसने हाइट दे रखी है 15। अब वो हाइट बच्चों ने सोचा है सिलेंडर की हाइट है, जबकि वो पूरी हाइट टॉय की थी, है ना। अगर उसको बोलना होता सिलेंडर की है तो प्रॉपर बोलता कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15,
उसने हाइट बोल दिया टॉय का, तो टॉय की हाइट है वो पूरी 15। तो ये बच्चे ने यहाँ पर गलती कर दी, जिसकी वजह से पूरा सही चलते हुए भी आंसर गलत आया होगा। क्लियर है? बाकी वो सब कुछ सही कर रहा था, पर उसने क्वेश्चन में ये चीज जब तक बोला नहीं गया कि हाँ सिर्फ सिलेंडर वाले पार्ट की हाइट 15 है, तब तक नहीं ले सकते आप ऐसे, और ये गलत हो गया। ठीक, और नेक्स्ट में बच्चे ने ये चीज सही की होगी, बस यही है फर्क। तो देखो ये रहा, ये बच्चे ने देखो पूरी हाइट 15 ली है, और क्योंकि इन दोनों का रेडियस दिया हुआ था 6, तो ये भी 6 ये भी 6, जिसकी वजह से ये बचा हुआ 9 सेंटीमीटर हो गया। और फिर बच्चे ने वो फॉर्मूला यूज किया, प्रॉपर फॉर्मूला लिखा है, क्या क्या निकालना है सब लिखा है, और प्रॉपर तरीके से करता गया, जिसको पूरे मार्क्स मिले हैं। क्लियर है? तो ये कंफ्यूजन रहा है बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में, तो आपको ये दिक्कतों से बचना है, ये गलतियों से बचना है ना। और देखो जरा, इसका और पार्ट भी था एक, है ना, उसको भी समझ लेते हैं एक बार। देखो जरा, कह रहा है by melting a solid cylindrical metal a few conical materials are to be made if 3 times the radius of the cone is equal to twice the radius of the cylinder, है ना भाई। 3 times radius of cone जो है वो सेकंड ट्वाइस दिया हुआ है, डबल दिया हुआ है सिलेंडर के रेडियस के। ठीक है, ये चीजें दी हुई हैं, और दोनों के हाइट का रेशो भी हमें दिया हुआ है 4:3। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी मेड, सिलेंडर को मेल्ट करके कितने कोन बनाए जा सकते हैं। तो हम जानते हैं जब भी किसी एक चीज से कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, ऐसे मेल्ट करके या किसी भी कोई भी तरीके से, तो उस केस में वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है ना, ये बात हम जानते हैं। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, ये हमारे पास था 3 टाइम्स रेडियस कोन, ये दिया हुआ था, हाइट दिया हुआ था। अब इसने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या कर दिया, अब देखो यहां पर कुछ गड़बड़ कर दी उसने, है ना, 2r कर दिया और उसको 3r कर दिया। ठीक है, ये दोनों इक्वल थोड़ी थे, या है ना, ये कर दिया उसने जो कि करना नहीं चाहिए था इसको। ठीक है, 2r कर दिया, इसको 3r कर दिया, ऐसा नहीं था, है ना। अगर आप दोनों की रेडियस की बात करते तो ये देखो, मान लो इसकी कैपिटल R और उसकी स्मॉल r कर देते, तो यहां से वैल्यू जब पुट करते तो r/r कितना होता, 2/3 होता। मतलब इसकी जगह अगर आप 2x पुट कर रहे होते और इसकी जगह 3x पुट कर रहे होते तो ये सही होता। तो ये रेशो आपको प्रॉपर पहले निकाल लेना चाहिए था, जिसको बाद में पुट करते तो सही आता। तो रेशो का खेल था यहाँ पर, इसने 4 और 3 ले लिया। ठीक है, ये भी गलती कर दी, है ना। रेशो का खेल था, रेशो लेना था प्रॉपर वे में। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप इसकी हाइट 4y और इस दूसरे की हाइट 3y ले सकते थे और वो पुट करते तो x और y तो अपने आप कैंसिल आउट हो ही जाता, और फिर ये चीज सही होती है ना। तो अब देखो इसको सही तरीके से कैसे किया गया है। अब देखो ये रेडियस है 3/2r, है ना, ऐसे भी कर सकते थे आप, जैसे 3r = 2r था। ठीक है, तो आप वो कैपिटल R उसने किसको माना है, कोन की रेडियस को, यानी ठीक ही है। ठीक है, तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 ही तो आएगी। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इसने प्रॉपर तरीके से रेशो की फॉर्म में लिखा, और फिर वैल्यूज उसने बोला कि मान लेते हैं n कोन बनते हैं, तो n कोन का वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम ही होता है, n का वॉल्यूम n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों को इक्वेट किया और n की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। अब ये देखो क्वेश्चन आया मीडियन का, इसमें भी देखो बच्चों ने बहुत गलतियां की हैं कॉमन। मीडियन दिया हुआ है आपको, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, मीडियन 50 है, आपको पी क्यू की वैल्यू बतानी है, सभी फ्रीक्वेंसीज का 90 दिया हुआ है। तो अब देखो मीडियन निकालना होता है तो हम CF निकालते हैं, और CF इनको ऐड करके आता है ना, ये बात हम जानते हैं। अब बच्चों ने क्या गलतियां की हैं वो समझेंगे। जैसे इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, सही है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया कर रहा है, सब कुछ आ गया, यहाँ से P+Q 12 आ गया, ये भी ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला भी बिल्कुल सही था। अब L गलत कर गया वो,
भाई मीडियन अगर 50 है तो 50 कहां पर आएगा, आप बताओ जरा, 40 से 50 में 50 आएगा या 50 से 60 में आएगा? जब भी ऐसे कॉन्टिन्यूस डेटा दिया होता है तो अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होता है ना। तो 50 जो है इस वाले क्लास के अंदर आएगा, ये बच्चे को नहीं पता था। यहाँ पर बच्चे ने छोटी सी गलती कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो उसने L को 40 ले लिया है और ये गलत हो गया इसका आगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी कि कोई भी नंबर, जैसे आपको अगर मीडियन यहाँ पर 53 दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बच्चा फिर 50 से 60 उठाता सीधा सीधे, क्योंकि 50 और 60 के बीच में ही रहेगा ना वो, तो चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर 50 ही दे दिया तो अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि इसमें आएगा या इसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी कॉन्टिन्यूस है तो अपर लिमिट उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, वो अगले क्लास के लोअर लिमिट में चला जाता है। सही है। तो अब ये जो किया है बच्चे ने यहाँ पर, ये प्रॉपर तरीके से किया है, ठीक है। यहाँ पर n/2, अब मीडियन 50 है तो L की वैल्यू यहाँ पर 50 ले ली गई है और उसको सॉल्व करके उसने फिर इक्वेशन सॉल्व कर ली, PQ निकाल लिया प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसमें भी कॉमन मिस्टेक्स थी बच्चों की, बहुत बच्चों ने सेम गलती की थी। और ये हमारे लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है 36, 37, 38, ये है केस स्टडी। तो इनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, आसान क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ध्यान से पढ़ना होता है। देखो केस स्टडी के क्वेश्चन है, कह रहा है कि विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। उसके हाउस के पास, विजय के हाउस के पास जो टावर है उसकी हाइट उसको फाइंड करनी है। तो उसने क्या किया, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज की और देखा विजय ने क्या कहा कि विजय हाउस इज 50 मीटर, 20 मीटर। भाई विजय के हाउस की हाइट जो है 20 मीटर है। When Vijay's house cast a shadow of 10 मीटर long on the ground, विजय के हाउस ने 10 मीटर का जो शेडो बनाया, उस टाइम पे सेम टाइम टावर ने जो शेडो बनाया वो 50 मीटर का था और हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर, और उसी टाइम पे अजय के हाउस ने जो कास्ट किया शेडो वो 20 मीटर का है। ठीक है, क्लियर है। तो अपने को हाइट बतानी है टावर की, तो प्रॉपर्टीज लगा दो सिमिलैरिटी की। भाई ये शेडो विजय के घर का है, ये शेडो टावर का है, विजय को अपने घर की हाइट तक पता है ना। तो ये सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज यूज करो और सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ बच्चे ने किया, बिल्कुल प्रॉपर सही किया है, डायग्राम भी बनाया है ना, डायग्राम बनाया है, सही है एकदम। ये हाइट और शेडो का रेशो है, ठीक है, यूज किया, आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट में उसने गलती कर दी, तो एक बार सेकंड पार्ट पढ़ ले, समझ जाएंगे क्या गलती कर रहा है ये। देखो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ था कि भाई लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर। अगर विजय का हाउस 12 मीटर का शेडो कास्ट करेगा तो टावर की हाइट कितनी होती, तो अब उस केस में पहले हमने जो शेडो की लेंथ ली हुई थी 20 मीटर ली हुई थी ना, उस हिसाब से रेशो कुछ और आ रहा था, ठीक है। अभी रेशो कुछ और आएगा, ठीक है, अभी रेशो कुछ और आना चाहिए था ना, कि विजय के घर की हाइट कितनी थी, विजय के घर की हाइट कितनी थी, देखो जरा एक बार समझ लेते हैं। यहां पर यहां देखो, द हाइट ऑफ विजय's हाउस इफ 20 मीटर, है ना। विजय के घर की हाइट थी 20 मीटर, ठीक है, और ये 10 था तब, तो रेशो कुछ और था 20 और 10 का। अभी वो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अब शेडो की लेंथ बदल गई है, 12 है, तो अब रेशो भी तो 20/12 आना चाहिए ना, 20/12 आना चाहिए। पर यहाँ बच्चे ने ये चीज को नहीं देखा, जो पहले रेशो लिया था उसी को लेके चल पड़ा है, ठीक है, और उस वजह से उसका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, उस वजह से इसका आंसर गलत आ रहा है, जो भी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं कि भाई आगे अब उसने जो पहले दिया था वो तो ठीक है, उसको फर्स्ट केस में यूज कर लिया, लेकिन सेकंड पार्ट में उसने लेंथ को चेंज किया है, तो आप उसका ध्यान रखो ना, आपने पहले वाली लेंथ से ही आगे भी प्रोसीड कर लिया, जिसकी वजह से गलत आंसर आ गया, ठीक है। अब जो सही आंसर है वो देखो,
इन्होंने डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाया है, ठीक है, सब कुछ सही है, सही चल रहा है। ये देखो सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशो सेम होता है, इस बात का हमने यूज कर लिया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में अब देखो 20/10 लिया था पहले, लेकिन अभी 20/10 नहीं लिया है, 20/12 लिया है, ठीक है, और ये जो भी था उसकी वजह से आंसर आ गया। क्लियर है? और इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। तो मेन है कि हमें क्वेश्चन में भाई एक बार जो वैल्यू दी है हमने, चलो उसका यूज कर लिया, लेकिन सेकंड पार्ट में अगर वो चेंज कर रहा है तो हम उसको ध्यान से पढ़ें कि हाँ भाई अब वैल्यू चेंज हो गई है। प्रॉपर्टीज वही लगानी है कि सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स का रेशो सेम होता है, वही यूज करनी है प्रॉपर्टीज, लेकिन अब डेटा चेंज हो रहा है तो डेटा का तो ध्यान रखो। कुछ था इस क्वेश्चन में नहीं ना, लेकिन उसने गलत कर दिया, नंबर कट गए उसके, है ना। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना है। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसको समझ लेते हैं एक बार। कह रहा है कि योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार। भाई कार लेनी है, कार के लिए लोन लेना है, और फिर उसने क्या कहा, ही रीपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000, इतना करना है। उन्होंने क्या किया, एवरी मंथ बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपीज, पहले इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपए दे दिए, उसके बाद उन्होंने इंक्रीज किया इंस्टॉलमेंट को, हर महीने 100 रुपए बढ़ाता गया। तो यानी अगर 1,000 है पहले महीने, दूसरे महीने 100 रुपए बढ़ गए 1,100, तीसरे महीने 100 बढ़ गए 1,200, फिर 1,300। तो चलो इतना तो मुझे दिख गया कि ये एपी बन रही है ना, ये एपी बन रही है। क्लियर है? तो चलो एपी की प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे, हम समझ गए अब क्वेश्चन। फिर पूछ रहा है पहले में कितना अमाउंट 30th इंस्टॉलमेंट में देगा, यानी 30th टर्म फाइंड करना है। कितना अमाउंट, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट के बाद और कितना पे करना होगा। तो हम देख लेंगे पहले 30 में कितना पे कर दिया, बाकी का बचा हुआ देख लेंगे, है ना। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, टोटल इंस्टॉलमेंट और 40, टोटल 40 इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा जाएगा, यानी 40th इंस्टॉलमेंट बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो ये एपी के फॉर्म में इस क्वेश्चन को हमने समझा और सॉल्व करना शुरू किया। तो देखो जरा इन्होंने क्या किया है, इसको समझते हैं। फर्स्ट एपी बनाई, बिल्कुल सही, ठीक है। 30th टर्म निकाला, a + 29d, बिल्कुल सही, है ना, इस तरीके से। अब देखो आगे बढ़ते हैं, है ना। SN, अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि 30 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसको कितना पैसा देना होगा। अब इन्होंने n ढूंढना शुरू किया इस पूरे अमाउंट को लेकर, यानी इसका मतलब है कि कितने टर्म्स में जाकर ये बनेगा। अगर इसको सॉल्व करें तो कितने टर्म्स में जाकर ये बनेगा, इसका मतलब है आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हो कि आप कितने इंस्टॉलमेंट आपको देने पड़ेंगे। भाई वो तो पूछा ही नहीं गया ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझा ही नहीं इन्होंने। क्वेश्चन में पूछा है 30 इंस्टॉलमेंट पूरे होने के बाद, यानी 30th तक का सम निकाल दो और टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बाकी का और देना है, यही तो करना था। ये यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने का नतीजा है। अब सही तरीके से करते तो ये अपना आंसर आ जाता, है ना। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, 30th की बात की तो 30 टर्म्स का सम निकाला, ये आ गया, और अब टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बस, है ना। टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट करते ही आपका बाकी का बचा हुआ आ जाएगा। क्लियर है? जैसे आप देख सकते हो, सो अमाउंट स्टिल हैव टू पे विल बी 1,18,000 माइनस जो अभी अभी आया, और ये अपना फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? समझ रहे हो बात को? आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट पार्ट था कि टोटल इंस्टॉलमेंट अगर 40 हैं तो 40th, यानी 40th इंस्टॉलमेंट में, यानी 40th टर्म हमें पूछा जा रहा है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जो 40th इंस्टॉलमेंट है उधर कितना पैसा पे करेंगे। तो 40th टर्म a + n - 1 × d का फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 38, इसमें कह रहा है पर्सन इज राइडिंग हिज बाइक ऑन स्ट्रेट रोड ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज टू सिटी ए। अपने कॉलेज से सिटी ए गया है, फिर सिटी ए से सिटी बी जाना है, ठीक है। और सिटी ए और बी के बीच में उसको पता चलता है कि उसकी बाइक में इतना पेट्रोल है नहीं,
और कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है दोनों सिटीज के बीच में। इसके इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे बता सकते हैं। पहले तो पूछ रहा है y की वैल्यू बताओ, तो एक बारी मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये 0 है अपने लिए, है ना, ये सिटी A है और इस A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं जो कि है 2, y, और यहाँ पर मान लो B है और B के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x, 8, और ये 0 है जिसको हम 0, 0 ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 2√2, ठीक है। और A से B तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 6√2। तो अब हमसे पूछा है y की वैल्यू बताओ, तो मैं इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके y निकाल सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके x निकाल सकता हूँ, बाकी तो जो पूछा जाएगा वो देखते जाएंगे हम एक एक करके, है ना। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है m कोई पॉइंट है एग्जैक्टली बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में अगर है तो मान लो यहाँ कहीं है a और b के बीच में m, तो उसके कोऑर्डिनेट्स, तो जब a और b के कोऑर्डिनेट आ चुके होंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से m भी आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको फिर बाद में कह रहा है a डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग o एंड m, o और m को a किस रेशो में डिवाइड करना है ये बताना है, तो m के कोऑर्डिनेट आते ही हम वो निकाल ही लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन को हमने ध्यान से समझ लिया है, अब बस सॉल्व करना था। तो देखो अब देखो जरा बच्चे ने यहाँ पर क्या किया है, इसको समझते हैं एक बार। यहाँ बच्चे ने ये, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, y आ गया, ठीक है। चलो इसी तरह सेकंड पार्ट में लगाया, ये आ गया। अब यहां पर उसने क्या कर दिया है, ये भी ठीक है, लेकिन लास्ट में o और m का पूछा गया था और m के कोऑर्डिनेट्स 5,5 है ना कि 8,8। तो यहां पर भी वही गलती होती है कि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, जबकि बच्चे को पूरा आता था, सब कुछ समझ गया था बच्चा क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, और ये गलती हो गई है उससे, ठीक है। तो ये गलतियां जो कि क्या है, कॉमन मिस्टेक्स जो हैं हम कर रहे हैं, ये हमें नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर बच्चे ने एकदम प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, y निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 8x की वैल्यू निकाली, यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, ये निकाला, फिर यहाँ सेक्शन फॉर्मूला से ये निकाल दिया और ये अपना आंसर आ गया। तो ये चीजें जो हैं हमें नहीं करनी है ना, ये चीजें हमें नहीं करनी है। तो जब भी हम पेपर में बैठते हैं तो सबसे पहले तो हमें पढ़ के जाना है ना, बिना पढ़े तो कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, लिखना आता है तो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ के समझना भी तो पड़ेगा कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान जो रख सकते हैं वो ये है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपने को क्या चीज़ें देखनी होती हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये दो चीज़ें पहले समझनी होती हैं, ठीक है, समझ ली। तीसरी चीज़ ये होती है कि दी हुई चीज़ से जो चीज़ निकालनी है उस पर कैसे पहुंचा जाए, बीच में क्या मेथड यूज किया जाए कि क्या कर सकता हूं कि जो दिया गया है उससे जो निकालना है उस पर पहुंच सकूं, है ना। क्योंकि पहले दो काम यही होते हैं कि दिया क्या है, चाहिए क्या, ये पता लगाना। ये पता लगते ही अब मुझे बीच का काम सोचना होता है कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं दी हुई चीज का यूज करके जो निकालना है उस पर पहुंच जाऊं, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब उसको किस तरीके से प्रॉपर वे में लिख सकता हूं, तो वो क्या होता है, मेरे को क्या पता चला क्या दिया है तो मैंने लिख दिया, गिवन क्या है, मुझे पता चल गया मुझे क्या निकालना है, यानी कि टू फाइंड या टू प्रूव मैंने लिख दिया। अब मैं उस पर कैसे पहुंचूंगा, मैंने स्टेप्स समझ लिए कि हाँ मैं ये चीजें करूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैं स्टेप्स लिखना शुरू करता हूँ कि भाई ये मैंने ट्राइंगल उठाया, इस ट्राइंगल में मैंने देखा कि ये दो साइड पैरेलल हैं जिसकी वजह से मैं इसमें बीपीटी यूज कर सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा पहले ये दोनों पैरेलल है, अब बीपीटी लगाऊंगा, फिर बीपीटी लगाने के बाद क्या बनेगा, इन दो साइड्स का रेशो इन दो साइड्स के रेशो के बराबर होगा। तो इस तरीके से चीजों को प्रॉपर वे में लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस या कह लो मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। और कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो उसका रीजन लिखें, फॉर्मूला लिखें, है ना। आंसर निकाल रहे हैं, जैसे एरिया निकाला, आपने यूनिट नहीं लिखी तो मार्क्स कट सकते हैं। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं, ठीक है, जिसको ना करें तो मार्क्स हम अपने और अच्छे कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं ना।
तो ठीक है, आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आप इनका ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम्स में आने वाले। तो चलो चलते हैं, आज इतना ही। थैंक यू।